सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लैंड ऑफ माइन के बारे में। ये कहानी है कुछ नौजवान जर्मन सिपाहियों की जिन्हें दानिश आर्मी पकड़ लेती है। तब वो उन्हें लेकर के जाते हैं उत्तरी समंदर के बीच पे, और जितने भी लैंड माइंस को जमीन में छुपा करके रखा गया है उन सबको बाहर निकालने का काम इन्हें देते हैं, जो कि हर वक्त मौत से खेलने के बराबर है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दृश्य आता है। डेनमार्क 5 साल के बाद आजाद हुआ है और नाजीज यहाँ से जा चुके हैं। सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि अब उनका देश आजाद है, लेकिन इन लोगों ने कुछ जर्मन सिपाहियों को पकड़ रखा है जिन्हें कैदी बना लिया जाएगा। तभी हम देखते हैं सार्जेंट कार्ल को। सार्जेंट कार्ल नाजियों से नफरत करता है। अगर उसे दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो जर्मन सी है। इसी वक्त जब वो जा रहा होता है तभी देखता है कि एक जर्मन सिपाही के हाथ में उसके देश का झंडा है। फिर वो नीचे उतरता है और बड़ी बेरहमी से उस सिपाही को पीटने लगता है और बार बार कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे झंडे को छू। तभी एक सिपाही रोकने की कोशिश करता है कार्ल को, लेकिन कार्ल किसी से नहीं रुकने वाला। वो सिपाही को भी पीटता है और एक बार दोबारा इन्हें बैठा दिया जाता है गाड़ियों में। तब सारे लोग जाते हैं समंदर के किनारे और यहाँ पर हम देखते हैं सार्जेंट एबी जॉनसन को। एबी सबको बताने लगता है कि अब इन्हें भेजा जाएगा वेस्ट कोस्ट पे। फिर वो सबको कहता है कि आखिर तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया गया है और आजादी के बाद भी तुम लोग डेनमार्क में क्यों हो। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग अपने ही रायते को साफ करने वाले हो। वेस्ट कोस्ट ऐसी जगह है जहाँ पर नाजियों ने सबसे ज्यादा लैंड माइंस बिछाए थे। वो जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई भी सिपाही वहां पर गया तो उसकी सिर्फ मौत होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम सारे लोग जाकर के वहां पे काम करो, और जितने भी लैंड माइंस वहां पर जमीन में गाड़ रखे हैं तुम लोगों ने, तुम ही लोगों को उन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों में से कुछ लोग बहुत छोटे हैं, उन्हें ये काम नहीं आता। हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर लैंड माइंस को जमीन से बाहर कैसे निकाला जाता है। और अब भी इन्हें हर रोज ट्रेनिंग देने लगता है और उन्हें बार बार एहसास दिलाता है कि उनकी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। कोई भी उनके साथ नरमी से नहीं पेश आएगा। यहाँ के सारे लोग जर्मन से नफरत करते हैं, क्योंकि जब भी कोई जर्मन्स को देखता है उन्हें हिटलर की याद आती है कि हिटलर ने पूरे यूरोप में क्या किया है। फिर इन्हें लेकर के जाया जाता है फील्ड में और एक एक करके इन्हें लैंडमाइन निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बीच जब ये लोग देरी करते हैं तब ये भी इनके हाथों पे मारता है और कहता है कि या तो मैं तुम्हें मारूंगा या फिर अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की तो वो लैंडमाइन ही तुम्हें मार देगा। दोनों तरफ मौत है, तो अगर जिंदा रहना है तो अपने दिमाग को हमेशा ही जगह पे रखा करो। तब ये सारे लोग काम पे लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक सिपाही जब लैंडमाइन को निकाल रहा होता है तो बंकर के अंदर ही लैंडमाइन फट जाता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन किसी भी दानिश सिपाही को इस बात का दुख नहीं है और उन्हें जरा सी भी दया नहीं आती इन पे, क्योंकि ये सारे के सारे सिपाही अभी बच्चे हैं। तब इन्हें बताया जाता है कि पास के ही घर में इनके रहने की व्यवस्था की गई है, इन्हें वहीं पर रहना होगा। ये वहां रहेंगे और यहाँ पर आकर के लैंडमाइंस को बाहर निकालेंगे। तब सारे सिपाही झोपड़ियों की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पर कार्ल आ जाता है और इन सारे सिपाहियों को लाइन में खड़ा कर देता है। तभी उसे 2 जुड़वा भाई नजर आते हैं जिनका नाम है अर्न्स्ट और वार्नर। तब वो जाकर के वार्नर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन अर्न्स्ट बड़ा है इसीलिए वो पहले बताने लगता है ताकि वो अपने छोटे भाई को बचा सके। तब इस बात को सुनते ही गुस्सा हो जाता है कार्ल और अर्न्स्ट को थप्पड़ मारता है। तब अर्न्स्ट उससे माफी मांगता है, लेकिन कार्ल कहता है कि अगली बार से मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं जिससे सवाल पूछूं जवाब सिर्फ उसे ही देना है। और इतना कहते ही वो उन्हें लेकर के जाने लगता है समंदर की तरफ। वो दूर से उन्हें काले झंडे दिखाता है और कहता है कि काले झंडे के उस पार चारों तरफ लैंडमाइंस बिछे हुए हैं, तुम्हें सारे लैंडमाइंस को बाहर निकालना है, मेरे पीछे आओ। तब सारे लोग पीछे जाने लगते हैं, लेकिन कार्ल के इस बिहेवियर को देख करके ये सारे बच्चे डर गए हैं, क्योंकि अब तक इनका सामना जितने भी सिपाहियों से हुआ था कार्ल उन सब में सबसे ज्यादा सख्त है। इसी बीच जब ये लोग जा रहे होते हैं तब कार्ल सबको कहता है कि तुम लोगों के लिए एक ही अच्छी बात है कि अगर जल्दी से तुम लोगों ने सारे लैंडमाइंस को बाहर निकाल दिया तब अगले 3 महीने में तुम लोग घर चले जाओगे। यहाँ पर 45,000 लैंडमाइंस है। तुम लोगों को हर एक घंटे 6 लैंडमाइंस को बाहर निकालना है, वो भी हर एक लड़के को। और अगर तुम लोगों ने इस गति से काम किया तो 3 महीने के बाद मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा, अगर तुम लोग जिंदा रहे तब। और इतना कहते ही वो नक्शा बाहर निकालता है जिसमें हर जगह लैंडमाइंस के नाम लिखे हुए हैं कि कौन से जगह पे किस तरीके के लैंडमाइंस हैं। कार्ल इन सबको कहता है कि हमेशा इस नक्शे को अपडेट करते रहना ताकि हमें पता लगता रहे कि कितना काम हुआ है और ज्यादा काम ना करना पड़े, और तुम लोगों के लिए भी सहूलियत होगी, तुम लोग जिंदा रहोगे। फिर वो सबको एक लाइन के बारे में बताता है जो लाइन सिक्योरिटी के लिए है। तब सारे सिपाही अपने अपने काम पे लग जाते हैं। वो बड़े ही ध्यान से काम करते हैं, क्योंकि अगर किसी का भी ध्यान भटका तब सबकी मौत हो सकती है। वो एक एक करके एक लैंडमाइन को बाहर निकालने लगते हैं और बहुत देर काम करने के बाद वापस जाते हैं अपने अपने घरों में। लेकिन यहाँ आने के बाद सब एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। ये महज एक बच्चे हैं,
इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। तभी हम दोनों जुड़वा भाइयों को बाहर देखते हैं। अर्स्ट एक बच्ची को देखता है खेलते हुए, तो वो उसके पास चला जाता है और खेलते खेलते उसके पास से ब्रेड का एक टुकड़ा चुरा लेता है और वापस ला करके देता है अपने भाई वार्नर को। तब ये दोनों खाने लगते हैं और खाने के बाद दोबारा जाते हैं काम पे। ये दिन रात ऐसे ही काम करते हैं। काम इन्हें और भी ज्यादा भूखा और प्यासा बना देता है, लेकिन कार्ल इन्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं देता। ये लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं। जैसा इन्हें बताया गया था कि हर एक घंटे इन्हें 6 कम से कम लैंडमाइंस को बाहर निकालना है, ये उसी गति से काम करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी सराहना नहीं होती, कोई इन्हें देखने भी नहीं आता। भूख से धीरे धीरे सबकी हालत खराब हो रही है। तभी हम देखते हैं इनके मुखिया को, जिसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन से इन सबकी तकलीफें नहीं देखी जाती। तब वो जाता है कार्ल के पास और कहता है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हमें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा, इसीलिए हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं, हमें खाने को खाना चाहिए। तब कार्ल कहता है कि सिर्फ तुम लोग यहाँ पर भूखे नहीं हो, तुम लोगों की बारी बहुत बाद में आएगी। तब इस बात को सुनने के बाद सेबेस्टियन यहाँ से चला जाता है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी हम विलियम नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो अपने साथी को देख रहा होता है, जिसका नाम है हेलमट। हेलमट यहाँ से निकल रहा है ताकि बाहर जाकर के वो कहीं से खाना लेकर के आए, लेकिन विलियम कहता है कि ये बहुत ही गलत आइडिया है। तभी सुबह हो जाती है और दोबारा सारे लोग काम पे लग जाते हैं। तब हम फिर से दोनों जुड़वा भाइयों को देखते हैं। अर्स्ट वार्नर को समझाता है कि वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि धीरे धीरे वार्नर की हालत खराब हो रही है, उसे उल्टी आ रही है। लेकिन अर्स्ट कहता है कि ऐसा मत करना, वरना हम तकलीफ में आ सकते हैं। तभी यहाँ पर कार्ल आ जाता है, इन दोनों को धमकाता है और दोबारा काम पे लगा देता है। लेकिन वार्नर की हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो सो जाता है और अर्स्ट काम करते रहता है उसके भी बदले का। तभी हम विलियम को देखते हैं, जो अपने भूख को नहीं रोक पाता और उसे उल्टी होने लगती है, वो भी लैंडमाइन के ऊपर। तब उसकी उल्टी के कारण लैंडमाइन फट जाता है और ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा था। इस ब्लास्ट में विलियम बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। तब यहाँ पर कार्ल आता है। वो लोग विलियम को बाहर निकालते हैं और गाड़ी से भेज देते हैं ताकि उसका उपचार हो सके। लेकिन धीरे धीरे करके अब यहाँ के बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है। तब कार्ल इन सबको देखने आता है। फिर हेलमट आकर के कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं पास वाले फार्म में गया था रात में, मुझे जो मिला मैं वो खाने के लिए ले आया और इन सब ने वही खाया है, इसीलिए इनकी हालत खराब हो रही है। तब कार्ल जाता है पास वाले फार्म में और वहाँ जाकर के देखता है तो उसे पता लगता है कि ये सारा खाना नीचे पड़ा था, जिसे चूहे खाया करते थे। तब कार्ल समझ जाता है कि सारे बच्चों ने जहरीला खाना खाया है। तब वो बाहर आते ही हेलमेट को कहता है कि जा करके समंदर से पानी भर के लाओ, और वो इस सारे पानी को पिलाने लगता है बच्चों को, ताकि सब उल्टियां करने लगे। और ऐसा ही होता है, सब उल्टी करते हैं। तब कार्ल सबको नहलाता है ताकि धीरे धीरे इनकी हालत ठीक हो सके। उसी बीच सेबेस्टियन आता है कार्ल के पास और उसे एक नया तरीका बताता है लैंडमाइन को ढूंढने का, जो ज्यादा सुरक्षित है और इनका वक्त भी बचेगा। कार्ल को भी आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन वो एक जर्मन सिपाही का आइडिया नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। इसीलिए सेबेस्टियन को कहता है कि तुम लोग जैसे पहले काम कर रहे थे, तुम्हें अभी भी वैसे ही काम करना है। तब ये बात सेबेस्टियन को बुरी लगती है। तब वो कार्ल को कहता है कि आप इस आइडिया को एक्सेप्ट करने के बजाय हम सबकी मौत को एक्सेप्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, और इतना कह के वो चला जाता है। तभी कार्ल पहुंचता है हॉस्पिटल में विलियम की हालत देखने के लिए, लेकिन नर्स उसे बताती है कि विलियम की मौत हो चुकी है। और इस बात को सुनते ही कार्ल को झटका लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये सारे बच्चे भी एक इंसान है, उसे इनके साथ इतने सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए। फिर वो जाता है कैंप पे और वहां से खाना चुराता है इन बच्चों के लिए और लेकर के निकल पड़ता है। तभी ये भी इस चीज को देख लेता है। उसे ये बात बुरी लगती है कि कार्ल जर्मन सिपाहियों के लिए खाना क्यों चुरा रहा है। तभी कार्ल खाने को लेकर के आ जाता है बच्चों के पास। जैसे ये सारे बच्चे खाने को देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। कितने दिनों के बाद ये लोग भरपेट खाना खाते हैं। तब कार्ल सबको लाइन में खड़ा कराता है और कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि विलियम की जान बच गई है। कार्ल झूठ बोलता है सारे बच्चों से कि इन्हें तकलीफ ना हो। तब वो बताता है कि बुरी खबर ये है कि हम लोग शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, इसीलिए अब टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कम से कम प्रति घंटे 8 लैंडमाइंस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सब लोग काम पे लग जाओ। फिर सारे के सारे बच्चे काम पे लग जाते हैं और आज कार्ल इन्हें अलाउ कर देता है कि वो सेबेस्टियन के बनाए हुए डिवाइस का इस्तेमाल करें ताकि प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। तब सारे बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं और आज का काम बहुत ही अच्छा होता है। तब सब बच्चे आकर के बाहर बैठ जाते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं ताकि इन्हें सोने का मौका मिले। तब देखते ही देखते रात हो जाती है। लेकिन जब रात में कार्ल सो रहा होता है तभी उसे कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ये भी कुछ ब्रिटिश सिपाहियों को पीट रहा है और उन्हें पीटने के बाद वो सारे बच्चों को बाहर निकालता है और लुडविग नाम के बच्चे को पीटने लगता है। तभी कार्ल आकर के एबी को रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो,
तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तब ये भी यहाँ से जाने लगता है और कार्ल लुडविग को कहता है कि जाओ अंदर और अपने आप को साफ करो। इसी बीच वो एबी से कहता है कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हें उन बच्चों को नहीं पीटना चाहिए था। तब एबी कहता है कि तुम्हें पता है कि गलत है क्या? गलत है कि तुम उनके लिए खाना चुरा रहे हो। तब कार्ल कहता है कि वो खाना मैंने अपने लिए निकाला था और अपने कुत्ते के लिए, ना कि जर्मन्स के लिए। तब एबी कहता है कि मुझे मूर्ख समझते हो तुम, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। हर जगह ये खबर फैल चुकी है, जिसे भी ये बात पता लग रही है कि हम जर्मन्स को खाना खिला रहे हैं, वो हम पर थूकने को भी तैयार नहीं है। तब कार्ल एबी को कहता है कि क्या उन्हें पता है कि ये सारे जर्मन महज छोटे बच्चे हैं। तब एबी चुप हो जाता है और कार्ल को कहता है कि तुम शायद भूल चुके हो कि जर्मन्स ने हमारे साथ क्या किया था। तुम्हें उन सारी बातों को याद करने की जरूरत है। मुझे इस बात को सोच करके भी घिन आती है कि तुम्हारी सहानुभूति जर्मन्स के साथ है। और इतना कहते ही ये भी यहाँ से निकल जाता है। तब अगले दिन ये सारे बच्चे दोबारा काम पे लग जाते हैं। तभी लुडविग यहाँ पर एक नई चीज को देखता है कि आगे जितने भी लैंडमाइंस बिछाए हुए हैं उनमें ज्यादातर 2 लैंडमाइंस है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता। अगर उन्हें लगा कि यहाँ पर सिर्फ एक लैंडमाइन है और उस लैंडमाइन को उन लोगों ने ऊपर उठाया तब दूसरा फट जाएगा। तब लुडविग चिल्ला करके सबको रुकने के लिए कहता है और सबको बताने लगता है कि सब रुक जाओ, कहीं कहीं पर 2 लैंडमाइंस हैं। लेकिन वार्नर इस बात को नहीं सुनता। वो एक लैंडमाइन को डिफ्यूज करता है और जैसे ही उसे ऊपर उठाता है दूसरा लैंडमाइन फट जाता है। तभी हम देखते हैं वार्नर के भाई अर्न्स्ट को, जो भाग करके जाता है अपने भाई के पास। लेकिन ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि वार्नर के चीथड़े उड़ गए हैं, उसकी लाश तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अर्न्स्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो हर जगह अपने भाई का लाश को ढूंढता है। तभी यहाँ पर कार्ल आता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हारा भाई जिंदा है, हम उसे कल तक ढूंढ करके लाएंगे। फिर वो अंश के पास तब तक रहता है जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। कार्ल की धीरे धीरे सहानुभूति बढ़ रही है इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये सब महज एक बच्चे हैं। फिर उसे सुलाने के बाद वो बाहर आता है सेबेस्टियन के पास और सच्चाई बताता है कि विलियम की भी मौत हो चुकी थी। तब सेबेस्टियन कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं इस बात की कद्र करता हूँ कि आपने सच्चाई नहीं बताई। आपने बिल्कुल सही किया, वरना ये सारे लोग डर जाते। फिर धीरे धीरे इनके बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। सेबेस्टियन मजाक भी करता है कार्ल के साथ और अपने कुत्ते की कहानी बताता है और धीरे धीरे इन सबकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। कार्ल हर रोज इनके लिए खाना चुराता है, इन्हें खाना खिलाता है और काम खत्म करने के बाद इनके साथ फुटबॉल खेलता है। जब ये लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं तभी ये लोग 2 और जर्मन सिपाहियों को देखते हैं, जिनके बारे में कार्ल बताता है कि अभी दोनों भी तुम लोगों का साथ देंगे। लेकिन अंश इनके साथ नहीं खेलता। वो अपने भाई के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है, वो अकेला ही रहता है ज्यादातर। तभी हम कार्ल को देखते हैं जो इनके बीच रेस करवाता है। तब सारे लोग रेस करके बहुत खुश होते हैं, कार्ल भी खुश है। ये सारे लोग बीच से खेल करके वापस आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कार्ल के हाथ में एक बॉल है, जिस बॉल को वो दूर फेंकता है ताकि उसका कुत्ता भी खेल सके। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता बॉल के पीछे जाता है उसका पैर पड़ जाता है एक लैंडमाइन पे और एक ब्लास्ट होती है और उसी में उसके कुत्ते की मौत हो जाती है। तब कार्ल भागता हुआ पहुंचता है अपने कुत्ते के पास और उसकी मौत के बाद वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि कार्ल के मुताबिक ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर होना चाहिए था, यहाँ पर कोई भी लैंडमाइन नहीं होना चाहिए था। तब वो गुस्से में आता है लुडविग के पास और सबको गालियां देता है। कार्ल एकदम पहले की तरह बिहेव कर रहा है। वो सबसे पूछता है कि बताओ ये किसकी गलती थी। तब लुडविग बताता है कि हमने अच्छे से काउंटिंग की थी, हमने सारे के सारे लैंडमाइंस को बाहर निकाला था, लेकिन अब कार्ल किसी की एक नहीं सुनता। वो कहता है कि मेरा कुत्ता मरा है और इतना कहते ही वो अपने गेंद को फेंकता है और लुडविग को कहता है कि मेरा कुत्ता मुंह से बॉल को उठाता था, जाओ और वैसे ही गेंद को वापस लेकर के आओ। तब लुडविग ऐसा ही करता है। उसके बाद कार्ल इन सबको एक लाइन में खड़ा करवाता है और कहता है कि तुम लोगों को एक साथ घूमना है इस पूरे बीच पे, ताकि मैं इस बात की पुष्टि कर सकूं कि यहाँ पर कोई लैंडमाइन तो नहीं बचा। तुम लोगों की जान कीमती नहीं है, आगे यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनकी जान कीमती है। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी तुम लोगों पे भरोसा करके, अब मैं कभी भी किसी जर्मन पे भरोसा नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो आकर के हेलमेट को 2 थप्पड़ मारता है। तब ये सारे लोग ऐसे ही बीच पर चलने लगते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा लैंडमाइन नहीं बचा था, इसीलिए इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये लोग वापस आते हैं हेलमेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, हमें भाग जाना चाहिए। तब सेबेस्टियन उसे समझाता है और कहता है कि जल्दी हमारा काम खत्म हो जाएगा। तब हेलमेट कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी इन लोगों पे भरोसा है कि हमारा काम होने के बाद ये हमें जिंदा छोड़ देंगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तब तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मैं अब तुम बेवकूफों के साथ नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद हेलमेट यहाँ से जाने लगता है। तब सेबेस्टियन सबको कहता है कि इसे बांध दो। तब सारे लोग उसे बिस्तर से बांध देते हैं। तब थोड़ी देर के बाद इनकी पड़ोसी भाग करके आती है कार्ल के कमरे में, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर कार्ल नहीं है। तब वो भागती हुई आती है सारे बच्चों के पास और कहती है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसे बचा लो। तब सारे बच्चे भागते हुए पहुंचते हैं बीच पे और वो देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची उस जगह पे घूम रही है जहाँ पर अभी भी लैंडमाइंस है। तब ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं उसे बचाने के लिए। इसी बीच यहाँ पर कार्ल आ जाता है
और वो देखता है कि सारे बच्चे गायब हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है अर्नस्ट पे और उससे वो पूछता है कि बच्चे कहाँ गए। तब वो उसे पूरी बात बता देता है। तब कार्ल और अर्नस्ट दोनों के दोनों आते हैं बीच पे। वो छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तब अर्नस्ट जाता है बच्ची के पास और उसे अपनी बातों में उलझा करके रखता है। तब तक सेबेस्टियन उसके आगे के सारे लैंडमाइंस को बाहर निकाल रहा है और एक वक्त के बाद वो सारे माइंस को बाहर भी निकाल देता है। तब अर्नस्ट बच्ची को उठा के दे देता है सेबेस्टियन को और सेबेस्टियन लेकर के जाने लगता है बच्ची को। लेकिन अर्नस्ट उसके साथ नहीं आता। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। वो बिना अपने भाई के जिंदा नहीं रहना चाहता, इसीलिए जाने लगता है वो माइंस की तरफ। और जैसे ही उसका पैर एक माइन के ऊपर पड़ता है उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद सेबेस्टियन टूट जाता है और वो बैठ के फूट फूट के रोता है। तभी कार्ल उसके पास पहुंचता है। कार्ल को दोबारा इन बच्चों पर भरोसा हो गया है, इसीलिए वो सेबेस्टियन को कहता है कि तुम इन सबकी हिम्मत हो, अपने आप को संभालो, जल्दी मैं तुम सारे लोगों को घर भेज दूंगा, बस अपने काम पे ध्यान दो। तब सेबेस्टियन भी शांत हो जाता है और एक बार फिर से ये लोग काम पे लग जाते हैं। कार्ल इन सबको बड़े ही ध्यान से देखता है। अभी भी 11 बच्चे बचे हुए हैं, जिनमें से 7 बच्चे अभी सारे के सारे माइंस को उठा करके ट्रक में भर रहे हैं और 4 बच्चे बचे हुए माइंस को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन उन 7 बच्चों को पता नहीं कि जितने भी माइंस को वो लोग ट्रक में लोड कर रहे हैं उनमें से एक माइन ऐसा भी है जो अभी डिफ्यूज नहीं हुआ। फिर जैसे ही वो लोग माइन को उठा करके ट्रक के ऊपर रखते हैं, यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। सारे के सारे माइंस एक साथ फट जाते हैं और इसी ब्लास्ट के साथ उन 7 बच्चों का नामो निशान भी मिट जाता है। तब इस आवाज को सुनने के बाद बाकी सारे बच्चे भागते हुए आते हैं ट्रकों के पास और इनके साथ कार्ल भी है। कार्ल भी इस मंजर को देखने के बाद टूट जाता है। वो नहीं चाहता कि इन 4 बच्चों की भी जान जाए। फिर वो उन्हें ट्रक में बैठाता है और यहाँ से भेज देता है ताकि वो अपने घर चले जाए। और इन्हें भेजने के बाद वो चाहता है एबी से बात करने के लिए। तब एबी कार्ल को चौंका देता है। एबी को पहले से पता था कि कार्ल क्या करने वाला है। उसने सारे बच्चों पे नजर रखा था। जैसे ही एबी को पता लगा कि उसने 4 बच्चों को घर भेजा है, एबी ने उन्हें भिजवा दिया कोस्टल एरिया की तरफ। एबी कार्ल को कहता है कि जब तक यहाँ के सारे लैंडमाइंस खत्म नहीं हो जाते तब तक हम किसी भी जर्मन को घर नहीं भेजेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद कार्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कोस्टल के सार्जेंट को वो खत लिखता है कि वो उन 4 को रिहा कर दे। फिर जैसे ही वहाँ के सार्जेंट को ये खबर मिलती है वो उन 4 को ट्रक से भेज देता है। तभी रास्ते में उन्हें कार्ल भी मिलता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर के जाता है बॉर्डर पे और कहता है कि 500 मीटर की दूरी से जर्मनी की शुरुआत होती है, तुम लोग अब जा सकते हो। तब ये 4 बच्चे भागने लगते हैं। इन्हें भरोसा नहीं होता कि अब ये लोग आजाद हो रहे हैं और भागते भागते ये लोग चले जाते हैं जर्मनी। और कार्ल को भी अच्छा लगता है कि उसने 4 बच्चों को फाइनली घर भेज दिया। तब वो भी वापस चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।